हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज ऐसा सेशन आप सब देखेंगे जिसके माध्यम से आप सबका जो यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया है सब एकदम रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए नए, लगभग सभी नए क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपका PYQ है उसी के बेस पर एक क्वेश्चन सेट किया गया है। कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन वो बहुत आसान होंगे। जैसे आयोग पूछता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये आप कह सकते हैं एक प्रकार का मैराथन भी क्लास है, तो आप सब अच्छे से देखें। ठीक है, आप सबको बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा है कि देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बड़ा है, आप सब इससे घबराइए मत। अभी देखिए कितना आप सबको इससे फ़ायदा होगा इस एक ही क्वेश्चन से। देखिए, किसी संगठन में नेटवर्क प्रशासक ने सुरक्षा कारणों से जैसे वेब सर्वर और सिक्योर वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर तथा डीएनएस सर्वर की सेवाओं की जांच की। ठीक है, इतने सारे जो सर्वर हैं सबका क्या क्या नेटवर्क प्रशासक ने जांच किया। लेकिन क्या हुआ, प्रशिक्षण के दौरान पाया गया कि वेब ब्राउजिंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और जांच किया, फिर भी जो परिणाम निकला उसमें पता चला सब अपने एकदम बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है सब चीज़। सिक्योर वेबसाइट भी खुल रही हैं, डोमेन नेम रेजुलेशन भी सही प्रकार से हो रहा है, परंतु फाइल ट्रांसफ़र सर्विस कार्य नहीं कर रहा। मतलब सब काम हो रहा, खाली कौन सा काम नहीं हो रहा, फाइल ट्रांसफ़र वाला काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो कह रहा कि ऐसी स्थिति में निम्नलिखित पोर्ट नंबर में से किस पोर्ट के ब्लॉक होने की संभावना सर्वाधिक है। मतलब अगर फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो कोई ना कोई पोर्ट तो ब्लॉक होगा ही। तो वही पूछा कौन सा पोर्ट है, किस पोर्ट नंबर, मतलब पोर्ट और पोर्ट नंबर उसका पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा सा है लेकिन इसका आंसर आप सब भी दे दिए होंगे, क्योंकि देखिए ये तो फाइल को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल तो है नहीं, तो आप ऐसे इसको हटा देंगे। डीएनएस भी प्रोटोकॉल नहीं फाइल ट्रांसफ़र करने का। एक यही लिखा हुआ एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी के माध्यम से फाइल क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो और एफटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी। यदि आप पिछले सेशन हमारा सब फॉलो कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सब आराम से कर लेंगे। और देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा यहाँ पर सूचनाएं हैं। देखिए जो HTTP है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 80, याद कर लीजिए। ठीक है, और डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 53। और पोर्ट नंबर से आप सब जान रहे हैं VPO में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप सबका सब रिवीजन होगा। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 21, आपको बता ही दिए हैं। और HTTP इसी का एडवांस रूप है HTTP का। यहाँ जो यस लिखा हुआ है, यस का मतलब होता है सिक्योर होता है। ठीक है, ये आप सबके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि यस का मतलब क्या है, सिक्योर। तो सिक्योर वाले का क्या रहेगा, 443, और बिना सिक्योर वाले कितना पोर्ट नंबर है, 80 है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन, आप सबका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से और आप सबको कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए जो भी पोर्ट नंबर दिए, कुछ तो 4 ऑप्शन से वहाँ पोर्ट नंबर मिल गए थे। और देख लेते, HTTP का 80 होता है, अभी आप सबको ऊपर बताएं। HTTPS का 443, EFTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 21। डीएनएस का 53। अब जो नया है, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं था, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने वाला प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 25। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये ईमेल रिसीव करने वाले प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 110।
IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये ईमेल को रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है 143। और SSH का पोर्ट नंबर कितना होता है, सिक्योर सेल का पोर्ट नंबर क्या होता है 22। और टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलनेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, थोड़ा छोटा कर देते क्योंकि कट रहा उधर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया देखिए कि MS एक्सेल में, देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन आप सबको लग रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सब में पूछा गया PYQ में। देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल में किसी निर्माण कंपनी द्वारा भवन निर्माण हेतु आवश्यक सीमेंट की बोरियों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, यदि वास्तविक आवश्यकता 23.2 बोरी है और प्रत्येक बोरी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर में ही खरीदी जाती है। देखिए मतलब जितने भी सीमेंट की बोरी खरीदी जाती है सब होल नंबर में खरीदी जाती है। तो इसके लिए एक्सेल में निम्न में से फार्मूला किया गया है सेलिंग, तो इतना लगाया गया है फार्मूला सेलिंग इसमें लगाया गया। तो कह रहा है कि इस फार्मूले का परिणाम क्या होगा। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया था सेलिंग, एक आपका होता है फ्लोर। चलिए पहले सेलिंग बता देते हैं फिर फ्लोर का बताते हैं। ठीक है, तो सेलिंग वाला देखिए, सेलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सेलिंग फैन ऊपर लगता है, आप सबके रूम में तो लगा होगा सेलिंग फैन। ठीक है, ये हवा देता है, तो ऐसे आप समझ लीजिए सेलिंग मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो जैसे हम एक फार्मूला लगा देते हैं सेलिंग का। ठीक है, एक मान लेते फार्मूला लिख दिए सेलिंग और मान लेते 21। ठीक है, 21 और 5 लगा दें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको हम समझा रहे हैं यही बात सेलिंग वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर यहाँ 21 है तो सेलिंग ये कहता है कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो 21 से जस्ट ज़्यादा हो और 5 से एकदम परफेक्ट रूप से डिविजिबल हो, वही इसका सेलिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 21 के बाद जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू आएगा 25 आएगा, वही तो 5 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, तो इसका सेलिंग वैल्यू कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सब अब निकाल लीजिएगा, कोई भी संख्या होगा सबका आएगा। ठीक है, बट यहाँ डेसिमल वाला संख्या सब वही रूल लगता है। ठीक है, तो और आप सबको बता दें इसी का उल्टा फ्लोर होता है, अभी आगे मिलेगा। ठीक है, फ्लोर में क्या करता है, मान लेते इसी में अगर हम फ्लोर वाला फार्मूला लगाते हैं तो इसे एक नीचे वाला देखते हैं, तो 21 से नीचे कौन सी संख्या है या 21 से कम कौन सी संख्या जो 5 से पूर्ण से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे 20। इसका मतलब इसका फ्लोर वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसमें फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखिए 23.2 आपको सीलिंग निकालना है, इसका मतलब इससे जस्ट एक बड़ा जो 1 से डिविजिबल है, वैसे 1 से तो सब संख्या डिविजिबल है, तो 23.2 के बाद क्या कौन सा नंबर आएगा 24 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीलिंग वैल्यू क्या आएगा 24। आगे आप सब देख भी सकते हैं कि देखिए सीलिंग फंक्शन किसी संख्या को दिए गए मल्टीपल की ओर ऊपर की तरफ राउंड अप करता है। ठीक है, जैसे 23.2 1 से डिवाइड तो इससे जस्ट बड़ा 24 होगा जिसको परफेक्ट रूप से डिवाइड कर लेगा। अब यहाँ आप सबको समझ में अच्छे तरीके से देखिए 15.1 है तो इसका जस्ट बड़ा कौन सा संख्या होगा जो 5 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, तो 20 होगा। जैसे 101 है और 10 से डिवाइड करना है, तो 101 के बाद ऐसी संख्या बताओ जो 10 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे क्या चीज़ है 110 है। तो आशा करते हैं अब आप सीलिंग वाला फार्मूला MS एक्सेल का नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कह रहा है कि एक गोदाम में 27.8 किलोग्राम सामग्री उपलब्ध है, लेकिन पैकिंग केवल 5-5 किलोग्राम के पूर्ण पैकेटों में की जा सकती है। तो एक्सेल में निम्न फार्मूला लिखा गया है, तो देख लीजिए कौन सा फार्मूला है।
एक्सेल में एक फार्मूला लिखा गया है फ्लोर का। अभी आप सबको फ्लोर बताए हैं 27.8 है और तो फ्लोर में क्या बताते हैं, नीचे की तरफ ए राउंड अप करता है। तो 27.8 से छोटी ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से 5 से डिविजिबल हो जाए तो आप बताएंगे 25। तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, देखिए सीलिंग और फ्लोर आप सब जानते थे, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब जो क्वेश्चन करेंगे तो आप सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए फ्लोर फंक्शन किसी संख्या के दिए गए मल्टीपल की ओर नीचे की तरफ मतलब राउंड कहाँ करता है, डाउन की तरफ। ठीक है, जैसे 27.8 है तो 25, जैसे 41 से जस्ट छोटे जो 10 से डिविजिबल हो जाए तो 40 है, 99 से जस्ट छोटे जो 20 से डिविजिबल हो तो कहेंगे 80 है। बाकी कैसे याद करेंगे आप सबको बता दिए। सीलिंग का मतलब सीलिंग फैन, ऊपर वाला फैन। ठीक है, तो ऊपर की तरफ राउंड करेगा और फ्लोर कहाँ लगता है, नीचे, तो नीचे की तरफ राउंड करेगा। तो ऐसे दिमाग में रख लेंगे, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एमएस वर्ड से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है बट एक बार आप पढ़िए आराम से। कह रहा कि एमएस वर्ड में किसी बड़े शोध प्रबंध को तैयार करते समय लेखक चाहता है कि प्रत्येक अध्याय के शीर्षक बदलने पर विषय सूची स्वतः अपडेट हो जाए, तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। मतलब कोई लेखक है, कोई चीज़ तैयार कर रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर उसका शीर्षक बदल दे पर जो विषय सूची है स्वतः अपडेट हो जाए, तो कौन सा इसमें होगा। तो आप यूज करेंगे हेडिंग स्टाइल्स का प्रयोग करके ऑटोमेटिक टेबल और कंटेंट बनाना। ये आप करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, आगे देखिए एमएस वर्ड में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल का उपयोग करने पर टेबल ऑफ कंटेंट स्वतः तैयार होती है तथा हेडिंग बदलने पर अपडेट भी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक होता है एजिंग, एक होता है पेजिंग। तो पेजिंग का मतलब होता है मेमोरी, ये शब्द मेमोरी से संबंधित है, मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा गया है। देखिए पेजिंग का मतलब क्या होता है कि लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को समान आकार के पेजेज और फ्रेम में विभाजित करके मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाना तथा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम करना। ये पेजिंग का अर्थ सबको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, तो पेजिंग का मतलब क्या होता है, जो लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी इसको समान आकार के पेजेज में बांट देता है और फ्रेम में। ठीक है, और जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है इसको और क्या बनाता है, बहुत बेहतरीन बनाता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। पेजिंग का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। देखिए पेजिंग में क्या क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक होता है लॉजिकल मेमोरी, ये भी किस में विभाजित होता है, पेजेज में। जो फिजिकल मेमोरी किस में विभाजित होता है, फ्रेम्स में। ठीक है, और दोनों का साइज क्या होता है, समान। अभी ऊपर भी बताए थे पेजिंग ये तो करता है, पेजेज और फ्रेम में चेंज करता है। ठीक है, और जो पेजिंग का मुख्य लाभ क्या है पूछा जाता है, पेजिंग का क्या लाभ है, तो आप बताएंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसके माध्यम से समाप्त होती है या कम हो जाती है। ठीक है, या कम हो जाती है, और मेमोरी का बेहतर उपयोग बढ़ जाता है। मतलब जो भी मेमोरी मतलब अच्छे से यूज नहीं हो पाते थे, इसके माध्यम से मेमोरी भी अच्छे से यूज हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आपका दिखेगा। ठीक है, बड़ा है भी, लेकिन आप सब इसके घबराइए मत, कितना हार्ड नहीं, बहुत आसान है। आप सब पूरा तो पढ़िए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एजिंग एल्गोरिथम, देखिए एजिंग भी आगे पेजिंग आप सबको बता ही दिए, का मुख्य उद्देश्य का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।
मान लीजिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पेजेस का लंबे समय तक उपयोग नहीं हुआ है, जबकि कुछ पेजेस का बार बार उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम एजिंग टेक्निक का उपयोग क्यों करता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम कुछ पेज को लंबे समय तक उपयोग ही नहीं किया, लेकिन कुछ का बार बार उपयोग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एजिंग टेक्निक का क्या उपयोग करता है? तो ये क्या करेगा कि जो लंबे समय से उपयोग ना किए गए पेजेस की प्रायोरिटी धीरे धीरे कम करने तथा हाल ही में उपयोग किए गए पेजेस को अधिक महत्व देकर पेज रिप्लेसमेंट डिसीजन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन के रूप में अनुप्रयोग के रूप में पूछा गया है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर है, सॉरी अभी एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए एजिंग एल्गोरिदम एक पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है। ए लाइन सबको एकदम याद होने चाहिए, सेम टू सेम पूछ लेता है एग्जामिनर। तो एजिंग एल्गोरिदम क्या है? तो आप बताएंगे पेज रिप्लेसमेंट का तकनीक है। मतलब एक कब होगा, मान लेते कोई पेज बार बार यूज हो रहा है और कोई पेज ना यूज हो रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देगा? जो बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पहचानना होता है कि कौन से पेज लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे रिसेंटली यूज पेज को हाई प्रायोरिटी देगा, जैसे जो बार बार यूज हो रहा है इसको हाई प्रायोरिटी देता है। ठीक है, और ओल्ड या अनयूज पेज को लो प्रायोरिटी देता है। ठीक है, और RLU का मतलब लीस्ट रिसेंट यूज के अप्रोक्सीमेशन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और पेज डिफ़ॉल्ट कम करने में ये सहायक होता है। ठीक है, तो एजिंग का सबसे बढ़िया लाभ क्या है कि पेज फॉल्ट को कम करता है। तो ये सब जो जानकारी है आप सबको होनी चाहिए, आप सब कॉपी में लिख लीजिए। और यदि आप नहीं लिख पाते तो इसके PDF के लिए आप सबको फ्री में PDF दिया जाता है। तो चैनल के या डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर दे दिया जाता है फ्री में। ठीक है, और आप सब पढ़ लेंगे, आप सबका रिवीजन भी हो जाएगा। और यही पॉइंट आप सब पढ़ेंगे जो अभी हाल में 1-2 दिन में जो पेपर हुआ आप सब देखते होंगे, बहुत आसान आसान कंप्यूटर का पूछा गया था। तो ज़रूरी नहीं सब में आसान पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सब पढ़ते रहें, अच्छे लेवल का पढ़िए, आसान खुद सही हो जाएगा। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के संबंध में बताना है। कह रहा है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होती है जब मेमोरी के बीच छोटे छोटे खाली स्थान बन जाते हैं, जिसके कारण पर्याप्त कुल मेमोरी उपलब्ध होने पर भी किसी बड़े प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं मिल पाती। बिल्कुल बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आप सब अगर नाम सुनेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो इसका मतलब आप यही समझिएगा कि ये कब उत्पन्न होता है? जब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब मेमोरी के बीच छोटे छोटे रिक्त स्थान हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण पर्याप्त मेमोरी उपलब्ध होने पर भी किसी बड़े प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं मिल पाता है। तो कौन सा स्थिति उत्पन्न होगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसी को तो दूर करने के लिए पेजिंग एजिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है क्वेश्चन? अच्छा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन में देख लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये भी आप सबको नंबर याद होना चाहिए। 2 कौन कौन सा? एक तो इंटरनल होता है, एक तो क्या होता है? एक्सटर्नल। एक तो आंतरिक और एक क्या होती है? बाह्य होती है। ठीक है, और देखिए जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है इसके बारे में आप सबको बता दें। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इसमें फिक्स पोर्शन होता है। ठीक है, और मेमोरी का कुछ भाग पोर्शन के अंदर ही वेस्ट होता है। एक इसमें होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
तो जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है इसके बारे में आप सब जान लीजिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा फ्रेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन इसमें होती है, ठीक है। फ्री मेमोरी अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में बट जाती है। कुल मेमोरी पर्याप्त होने पर भी बड़ा प्रोसेस एलोकेट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप सब याद कर लीजिएगा, पेजिंग द्वारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है, जो आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप सबके यूपी SSC में PYQ में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अब बट आप सब पढ़े हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन लिया गया है। तो कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले सास का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। में उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से सीधे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, बिल्कुल बात सही है। तो सास में आप सब क्या समझेंगे, क्या याद करेंगे, इसमें जो उपयोगकर्ता होगा ना इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर का सीधा प्रयोग करेगा, ठीक है। पास का मतलब क्या होता है, प्लेटफार्म एज ए सर्विस। इसमें जो डेवलपर्स रहते हैं, ठीक है, डेवलपर्स को एप्लीकेशन विकसित और डिप्लॉय करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध होता है। मतलब पास वाले में क्या होगा, जो डेवलपर रहते हैं उसको क्या होता है, एप्लीकेशन विकसित करने की सुविधा दिया जाता है। आस में क्या होता है, IaaS में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग जैसे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस उपलब्ध कराई जाती है, ठीक। तो सास, पास, आस, ये जो सब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के मॉडल्स हैं, सब आप सबको इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, इसके बारे में याद होना चाहिए, PYQ में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सब पढ़ते रहें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो सास के बारे में सब लोग पढ़ ही चुके हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ईमेल के बारे में आप सब पढ़ सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से है, और गूगल डास है, माइक्रोसॉफ्ट 365 आप सब जानते हैं, इसमें सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। पास ये भी प्लेटफार्म एज ए सर्विस, गूगल ऐप इंजन और हेरोकू। IaaS के बारे में आप सबको बताए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। AWS आपके एग्जाम में पूछा गया था, अमेजन का, इसमें पूछा गया था कि कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल है, ठीक है। तो सब याद कर लीजिए। और एजोर वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूट इंजन, ये सब क्या चीज़ है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं, ठीक है। आप सबसे यहाँ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस की सबसे उपयुक्त विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन लिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वायरस स्वयं बिना किसी फाइल के नेटवर्क में फैलता है, क्या बात सही है। कह रहा है कि वायरस एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, क्या वायरस हार्डवेयर डिवाइस है, ये बात गलत है, ठीक है। वायरस से स्वयं बिना किसी फाइल के नेटवर्क में फैलता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, देखिए, कह रहा कि वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर कार्य करता है तथा सामान्यतः यूजर द्वारा उस फाइल को एग्जीक्यूट करने पर सक्रिय होकर अन्य फाइल को संक्रमित कर देता है। यही आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहला क्यों गलत था, देखिए, पहला जो है आप सबका ये वर्म के बारे में ये बात सही होता है ना। आप सबको पिछले क्लास में बताते हैं, जो वर्म होता है ये बिना किसी फाइल के अब फैलता है, वायरस से किसी फाइल के माध्यम से फैलता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आप सबको सही बताना था। तो तीसरा सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी वाला क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए केवल लगा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से देख लीजिए आप सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ना, इसको हॉस्ट फाइल्स ये सब जुड़े रहते हैं। वर्म जो होता है अपने आप फैलता रहता है।
यूजर एक्शन के बाद ये सक्रिय होता है। जैसे हम सब कोई फाइल या प्रोग्राम चलाते हैं, जो वायरस होते हैं ना, वही एक्टिव हो जाते हैं। फाइल्स को एक क्या कर देते हैं, वायरस करप्ट कर देते हैं। डेटा डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है ये सब, ठीक है। और सिस्टम, जिसके माध्यम से सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो, या वायरस जो होते हैं सिस्टम को स्लो भी कर देते हैं। यही सब पहचान होता है कंप्यूटर में। जैसे कोई वायरस घुस गया तो इसकी पहचान होती है, ठीक है, ये सब बातें। बट ये सब याद कर लीजिए वायरस से संबंधित, ठीक है। वायरस को होस्ट फाइल आवश्यक होता है, वर्म को होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जो ट्रोजन हॉर्स होता है, फेक सॉफ्टवेयर होता है, बट आप सबको दिखेगा क्या, एकदम ओरिजिनल, ये लाभकारी दिखेगा। बट जैसे ही आप सब ये समझकर इसको डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे, वैसे ही पूरे फाइल को संक्रमित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीवायरस का काम क्या होता है? एंटीवायरस का काम केवल रैम को बढ़ाना? नहीं, रैम से कोई लेना देना नहीं। ए भी गलत, ए भी गलत, तो कौन सा आंसर होगा? डी। तो मैलवेयर हो गया, वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, इन सब को पहचानना, रोकना तथा हटाकर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करना। इसीलिए तो एंटीवायरस लाया जाता है। एंटीवायरस लाया जाता है वायरस से सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, स्पाईवेयर एक जासूसी वाला वायरस होता है। ट्रोजन हॉर्स के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि ये एकदम लगेगा ओरिजिनल, बट ये क्या होता है, एकदम फेक होता है। वर्म को किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वायरस को फैलने के लिए वो क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? होस्ट फाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे क्या है देखिए, यहाँ पर प्रमुख एग्जाम्पल हैं एंटीवायरस के बारे में, ठीक है। तो आप सब याद कर लीजिए, पूछा जाता है। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के काम क्या क्या है? काम, तो एंटीवायरस का काम क्या है? वायरस को डिटेक्ट करना है, मतलब जहाँ भी वायरस होगा उसको पहचानना, उसको वायरस को पहचान कर उसको रिमूव करना। बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस है जो वायरस को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस को पहचान कर रिमूव करना। और रियल टाइम प्रोटेक्शन, मतलब रियल टाइम प्रोटेक्शन करना, ठीक है। मैलवेयर स्कैनिंग करना, ईमेल का स्कैनिंग, यूएसबी प्रोटेक्शन, वेब प्रोटेक्शन, ये सब काम किसके होते हैं? एंटीवायरस के, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमुख एंटीवायरस कौन कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है डिफेंडर, ठीक है। क्विक हील, एवियास्ट, बिट डिफेंडर, ये सब एंटीवायरस के नाम हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ऐसे पूछ लेगा आप सबके पेपर में कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। कैस्परस्काई, ये आप सबसे पूछा गया, कैस्परस्काई और नॉर्टन, ये सब क्या चीज़ हैं? एंटीवायरस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किसी बैंक ने ऐसा कंप्यूटर सिस्टम विकसित किया है जो लाखों पुराने लोन रिकॉर्ड का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाता है कि नया आवेदक भविष्य में लोन चुका पाएगा या नहीं। इस प्रणाली को प्रत्येक नए डेटा के साथ अपने निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता भी प्राप्त है। तो उपयुक्त विवरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब एआई इसमें क्या कहना चाहता है कि कोई बैंक है, ठीक है। तो ऐसा एआई बेस ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो ये अनुमान लगा सकता है, जैसे लाखों पुराने लोन रिकॉर्ड, मतलब जैसे लाखों लोग लोन लिए हैं, ठीक है। अब उनका रिकॉर्ड चेक किया कि इनमें से कितने हज़ारों लोग लोन चुका पाए हैं, कितने लोग नहीं चुका पाए हैं। तो उसी बेस पर वो एआई सिस्टम क्या कर रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है। तो उसी के बेस पर फिर बैंक वाले क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि किसको लोन दिया जाए, कितने को लोन ना दिया जाए, ठीक है। तो उसी के बेस पर है कि ये केवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य है, क्योंकि इसमें केवल पुराने रिकॉर्ड्स स्टोरेज किए जाते हैं। ये बात गलत है। ऐसे तो कोई कहानी कि इसमें केवल पुराने रिकॉर्ड्स ही स्टोरेज या संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। यह मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम है जो डेटा से पैटर्न सीखकर भविष्यवाणी तय करती है तथा समय के साथ अपने मॉडल्स की एक्यूरेसी में सुधार करती है। यही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक किसके बेस पर होता है, तो आप
जानते हैं मशीन लर्निंग पर आधारित है, ठीक है। तभी तो प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ, कि कितने को लोन दिया जाए, कितने को लोन नहीं दिया जाए, इतने लोग चुका पाएँ, इतने लोग चुका नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सब कर सकते थे। देखिए यहाँ, और यहाँ केवल लगा है, तो वैसे भी बी ऑप्शन आप सबका बचा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा है, बट आप सब जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप सबका दिमाग एकदम खुलेगा, मतलब सोचने को मजबूर कर देता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एनालिसिस देख लेते हैं। कह रहा कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, जो पिछले भी वीडियो में आप सबको बता दिए हैं, जिनमें कंप्यूटर पुराने डेटा से सीख कर भविष्यवाणी के लिए निर्णय या प्रेडिक्शन करता है। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है। बैंकिंग में क्या करेगा, फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब जितने भी फ्रॉड हुए सबको पहचानेगा। रिकमेंडेशन सिस्टम लगा होता है, और मेडिकल डायग्नोसिस आदि के प्रमुख अनुप्रयोग हैं, ठीक है, एआई का। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत डीप लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की उन्नत शाखा, बिल्कुल बात सही है। तो डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग है, इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। देखिए एआई, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, आप सबको ये बताए थे। जो मशीन लर्निंग है ना, एआई का सबसेट है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, ठीक है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है, बिल्कुल बात सही है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की अनेक लेयर का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। इसका उपयोग इमेज रिकग्नाइजेशन, स्पीच रिकग्नाइजेशन तथा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे जटिल कार्यों में किया जाता है, ये भी बात सही। तो यहाँ देखिए सब स्टेटमेंट सही हैं, तो सी आपका करेक्ट होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये सब डीप लर्निंग का ये सब डीप लर्निंग के बारे में जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, सब तीनों पॉइंट आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या, देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। देखिए अभी आप सबको ऊपर बताए थे, ठीक है। इसमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। इसका यूज कहाँ होता है, फेस रिकग्नाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी जैसी एआई प्रणालियों में डीप लर्निंग महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एआई से संबंधित ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एआई की लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। तो एआई के लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो आप सबको पहले भी बताए, बट यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा कि पाइथन वर्तमान समय में एआई एवं मशीन लर्निंग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि लिप्स एवं प्रोलॉग का उपयोग प्रारंभिक एआई तथा एक्सपर्ट सिस्टम के विकास में व्यापक रूप से किया जाता है। यही एकदम सही होगा, ठीक है। आप जानते हैं जो लिप्स है, ये सब प्रारंभिक ये सब भाषाएं थी, ठीक है। और जबकि पाइथन वर्तमान समय में उपयोग होने वाले सर्वाधिक ये सब लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पिछले वाले भी वीडियो में बताए थे। आगे क्या है देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पाइथन के अंतर्गत क्या है यूज होता है, टेंसरफ्लो, पाईटार्च, केआरएस, ठीक है। लिप्स एक प्रारंभिक एआई रिसर्चर भाषा थी। प्रोलॉग एक्सपर्ट सिस्टम और लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त भाषा है। आरबी भाषा है, एआई लैंग्वेज है, ठीक है। डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में उपयुक्त होता। आर क्या एक प्रकार की भाषा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास क्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में आपको क्रम करना है। कह रहा कि मशीन लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल बात सही है। यह केवल बाइनरी सिस्टम, बाइनरी मतलब 0 और 1 में लिखी जाती है। अब देखिए आपको बताते हैं केवल वाला जो शब्द है लगभग गलत ही होता है, लेकिन हर जगह गलत नहीं होता। यहाँ भी देखिए केवल लगा है। आप जानते हैं कि जो मशीन भाषा है 0 और 1 है,
तो केवल तो यहाँ लगा दिया गया कि केवल लगाने से गलत हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे कि केवल लगा है, तो जो कि एक सही है, ठीक है। कह रहा कि असेंबली लैंग्वेज में मेनोमोनिक कोड्स का उपयोग किया जाता है तथा इसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल बात सही है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लर्निंग में बदलने के लिए कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर क्या कहता है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। एक ही, जैसे मान लेते कोई पेज है, एक ही बार में सबको क्या कर लेगा? ट्रांसलेट। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? लाइन बाय लाइन ये करता है ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही था, तो डी ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्रम है, ठीक है। जैसे मशीन लैंग्वेज था पहले जनरेशन वाला, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, फिर तीसरे में क्या आ गया? सी आ गया, C++, जावा, पाइथन तीसरे जनरेशन में, चौथे में SQL, पाँचवें में AI आधारित लॉजिक और कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। मशीन लैंग्वेज सबसे तेज़ लेकिन कठिन होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मानव के लिए सरल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों को ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि मेल भेजने, मेल प्राप्त करने तथा विभिन्न डिवाइस पर मेल सिंक्रोनाइजेशन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इन प्रोटोकॉल्स का सही संयोजन दर्शाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, तीनों आप सबको बताए हैं, ठीक है। एक भेजने वाला और 2 रिसीव करने वाला, इसी के बारे में आप सबको बताया गया है, ठीक है। तो SMTP मेल प्राप्त करने के लिए गलत है। SMTP को आपको बताते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, भेजने वाला प्रोटोकॉल है, तो पहले तो गलत हो गया। SMTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल बात सही है, ठीक है। SMTP मेल भेजने के लिए देखिए दूसरा अलग गलत है, क्योंकि फाइल नहीं ट्रांसफ़र होता। फाइल ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज होता है? FTP, ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 21 होता है। ऊपर आप सब पढ़ चुके हैं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा SMTP मेल भेजने के लिए बिल्कुल बात सही है, और SMTP वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ये भी बात गलत है। तो तीसरा सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। POP मेल को डाउनलोड करने के लिए, IMAP मेल को सर्वर पर सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन। तो एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है। आगे क्या है? देखिए SMTP का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने वाला प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इस सर्वर से मेल को डाउनलोड कर लेता है और सर्वर से हट जाता है, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर कितना बताए थे? 110। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये क्या करता है? इससे चाहे जहां आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मेल को सर्वर पर बनाए रखता है और इसको कई डिवाइस पर एक साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए SMTP का पोर्ट नंबर कौन कौन सा? 25 से मुख्यतः पूछा जाता है, बट अगर ऑप्शन में नहीं तो इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। POP का कितना बताया था? 110। IMAP का कितना बताया था? 143 और 143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को हाइपर
टेक्स्ट के माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। ये भी बात सही है, ठीक है। और www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया तथा उन्होंने HTML, HTTP और URL की अवधारणा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए यहाँ तक तो सब लोग सही कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होगा, ठीक है। क्या टिम बर्नर्स-ली HTML, HTTP और URL की अवधारणा दिया? बिल्कुल बात सही है। HTML, HTTP, URL की खोज भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। www और इंटरनेट दोनों एक ही अवधारणा है, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ होता है। www अलग है, इंटरनेट अलग है, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? अच्छा, आप सब जानते इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। और www एक प्रोटोकॉल पर आधारित, ठीक है। देखिए CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU अंक गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं संपन्न करती है। बिल्कुल बात सही है। ये आप सबसे पेपर में पूछा गया कि ALU का पूरा नाम, फेवरेट क्वेश्चन है यूपी त्रिपुरासी का। कुछ नहीं मिलता तो यही पूछ लेता है CPU से, ठीक है। तो कह रहा कि कंट्रोल यूनिट CU को, ठीक है, इसको नर्व सिस्टम बोलते हैं CPU का, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करती है तथा निर्देशों के संपादन का क्रम निर्धारित करती है। बिल्कुल बात सही है। जो पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण कौन करता है? CPU। कह रहा कि रजिस्टर CPU के भीतर स्थित अत्यंत उच्च गति वाली मेमोरी होती है जिनका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डेटा और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये भी बात सही है। अच्छा, सबसे तेज मेमोरी अगर आप सबसे पूछा जाए तो रजिस्टर, इससे जस्ट कम कौन सा होता है आप सबको बताए थे, ठीक है। तो मेमोरी के बारे में पिछली वाली वीडियो आप सब ज़रूर देखें और वहाँ से भी आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिवीजन आपका हर सेट में होगा, नए क्वेश्चन आप सबको हर सेट में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें 50 क्वेश्चन है, लेकिन आप 50 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 150 क्वेश्चन आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे क्या है देखिए, यहाँ इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। CPU के मुख्य भाग कौन कौन से? ALU जो कौन कौन सा काम करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और इसके जस्ट एक स्टेप आप सब आगे बढ़िए। जो गेट आप सब पढ़े हैं ना, एंड गेट, और गेट, नार गेट, नैंड गेट, ठीक है, ये सब भी काम कौन करता है? ALU ही करता है, ठीक है। CU का काम क्या है? सभी इकाइयों का नियंत्रण और निर्देशों का प्रबंधन करना। रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कराने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप UP SSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर और UP GK का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वैसे अब तो सब में आता है, तो इसके बेस्ट नोट के लिए नोट्स है, ठीक है। आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे या तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम डिटेल में नोट्स है, एकदम टॉपिक वाइज है, ठीक है। और जो भी आप सबका सिलेबस है कंप्यूटर का अच्छे से कवर किया गया है, तो आप सब संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि किसी नेटवर्क के इंजीनियर ने बताया, देखिए बड़ा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप सब देखिए। किसी नेटवर्क के इंजीनियर ने बताया कि इंटरनेट पर विभिन्न सेवाएं अलग अलग पोर्ट नंबर का उपयोग करती हैं, ठीक है। मतलब कोई इंजीनियर है जो इंटरनेट पर देख करके बता रहा है कि बहुत सारी सेवाएं जो अलग अलग पोर्ट नंबर यूज कर रही हैं। यदि किसी सर्वर पर सिक्योर रिमोट लॉगिन है, ठीक है, की सुविधा का कार्य नहीं
कर रही हैं, जबकि HTTP, HTTPS, FTP सेवाएं सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं, तो निम्नलिखित में से किस पोर्ट नंबर में समस्या होने की संभावना सबसे अधिक है। तो सबका पोर्ट नंबर अभी तक तो आप सबको बताते हुए आ रहे हैं। यहाँ देखिए रिमोट वाला है, तो रिमोट वाला कौन सा पोर्ट नंबर 21 यूज करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेलनेट, TALNET, टेलनेट, ठीक है, ये रिमोट के लिए यूज होता है। बाकी 80 443 किसका है, HTTPS का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन हो, एक मिनट, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, मिस्टेक है, इसका आंसर क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर कौन कौन सा है, HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का क्या होता है 21 होता है, हमने गलत बता दिया, ठीक है। अभी ऊपर जबकि बताए थे कि 21 किसका होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होता है, ठीक है। टेलनेट का वैसे 23 होता है, ठीक है, टेलनेट का भी गलत बता दिए थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो टेलनेट का कितना था, 23, वहाँ पर सिक्योर पूछा था, तो सिक्योर सेल का कितना होता है, 22 होता है। SMTP का कितना था, 25, DNS का 53, POP3 का 110, IMAP का 143। SSH सिक्योर सेल जिसे बोलते हैं का उपयोग सिक्योर रिमोट लॉगिन, याद कर लीजिए, तथा सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, और इसका जो पोर्ट नंबर है कितना है, पोर्ट नंबर है 22, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 22 होगा टेलनेट, ठीक है, सॉरी टेलनेट नहीं 22 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए MS एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसी निश्चित शर्त को पूरा करने वाले सेल की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि किसी वर्कशीट में A1 रेंज A10 तक का निम्नलिखित अंक लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 45, 60, 75, 90, 75, 80, 60, 75, 95, 75, और फार्मूला लिखा है, तो क्या निकालेगा, मतलब काउंट इफ A1 रेंज A10, 75, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। तो काउंट इफ क्या करता है, कंडीशन बेस होता है, ठीक है। तो A1 से A10 तक और मतलब 75, तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप सब बताइए, देखिए आप सब कितना बताएं, आप सबको इसके बारे में समझा दें पहले, ठीक है। एक होता है आपका काउंट, एक होता है काउंटर, एक होता है काउंट इफ कंडीशन वाला, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि वर्कशीट में A1 से लेकर A10 तक इतने सारे अंक लिखे हैं, इतना सारा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया गया काउंट इफ का, ठीक है। तो आपको बताना कि A1 से लेकर A10 तक 75 कितनी बार आया है। तो A1 से लेकर A10 तक है, ठीक है, A1 से लेकर A10 तक है, तो 75 को काउंट करना है। केवल कंडीशन किसके साथ लिखा है, 75, काउंट इफ लिखा ना कंडीशन, तो 75 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो कितनी बार आया, 4 बार आया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन C 4 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यही इसके बारे में बताया गया जो आप सबको बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा कि MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा फंक्शन लगाया गया, सम, ठीक है। कह रहा कि सम इफ फंक्शन केवल सभी संख्याओं का योग करता है तथा किसी कंडीशन को स्वीकार नहीं करता। इफ वाला जहाँ भी लगेगा तो आप सब समझ लीजिए कंडीशन बेस होगा ही, तो पहले तो गलत है क्योंकि कंडीशन तो लगेगा ही। कह रहा कि सम इफ फंक्शन केवल टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ता है, ये बात गलत है, ठीक है। कह रहा कि सम फंक्शन केवल मैक्सिमम वैल्यू को ज्ञात करता है, ये भी बात गलत है। और सम इफ फंक्शन किसी निर्धारित शर्त या कह सकते कंडीशन को पूरा करने वाला सेल के मानों का योग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, D करेक्ट हो जाएगा। ये आप सब तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा सम भी कई प्रकार का होता है, देखिए एक होता सम जो सभी संख्याओं का योग निकालता है,
एक होता है सम इफ जहाँ लग जाएगा तो आप सब जान लीजिएगा कंडीशन बेस्ड सम, मतलब कंडीशन लगा होगा जोड़ने के लिए। एक होता है काउंट इफ, इस शर्त के आधार पर गिनती निकालता है। एवरेज इफ मतलब शर्त के आधार पर एवरेज निकालता है। ठीक है, तो कुल मिला के इफ जहाँ लग जाएगा तो वहाँ कंडीशन लागू होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर बार बार मेन मेमोरी कौन होता है, रैम से डेटा प्राप्त करने के कारण अपेक्षाकृत अधिक समय ले रहा है। जाहिर सी बात है, अगर बार बार मेन मेमोरी से डेटा लेगा तो समय तो लगेगा ही। तो इस समस्या को कम करने के लिए प्रोसेसर और मेन मेमोरी के मध्य एक ऐसी उच्च गति वाली मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एवं इंस्ट्रक्शन अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मेमोरी के संबंध में उपयुक्त है? मतलब जो रैम है और प्रोसेसर है इसके बीच में एक मेमोरी यूज हो रहा है, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, कह रहा कि यह मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का भाग होती है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। क्या बात सही है? यह मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच मध्य स्थित होती है तथा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके प्रोसेसर की कार्यक्षमता बढ़ाती है। ठीक है, तो यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, कैसे मेमोरी, इस मेमोरी का नाम क्या था? कैसे मेमोरी। ठीक है, एक आंसर से पेपर में पूछा गया है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी यूज होता है, तो आप बताएंगे कैसे मेमोरी। और रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी यही है, कैसे मेमोरी ही है। ठीक है, एक क्या करता है, सीपीयू और रैम के बीच स्थित हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसका मुख्य कार्य बार बार उपयोग होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके सीपीयू की एक्सेस टाइम को कम करना। ठीक है, और आप जानते हैं कैसे मेमोरी कई प्रकार का होता है, L1, L2, L3। ठीक है, अब इसके अंदर आप सब थोड़ा पढ़ लीजिए। L1 क्या होता है? सबसे तेज और सबसे छोटी होती है मेमोरी। L2 क्या होता है? L1 से बड़ा होता है। L3 कई कोर्स द्वारा साझा की जा सकती है। ठीक है, अगर मेमोरी स्पीड के हम ऑर्डर देखें तो पिछले वाले वीडियो में बताते हैं सबसे तेज रजिस्टर होता है, इसके बाद कैसे आता है, और कैसे में 3 प्रकार के कैसे आते हैं। ठीक है, अगर कैसे का ऑर्डर आप सब निकालेंगे तो सबसे तेज L1 होगा, फिर उसके बाद L2 होगा, फिर उसके बाद L3 होगा। देखिए, रजिस्टर, कैसे, रैम, रोम, फिर सेकेंडरी। ठीक है, ये ऑर्डर आप सबको याद होना चाहिए। अगर आप सबसे L1 L2 में सबसे तेज पूछे तो L1 सबसे तेज, L3 सबसे कम स्पीड में। ठीक है, तो इसके बारे में आप सब याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कह रहा है कि किसी प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज़ है, तो क्लॉक स्पीड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रोसेसर से क्वेश्चन लिया गया है, तो कह रहा कि इसका अर्थ है प्रोसेसर में केवल 3.5 GB रैम उपलब्ध है। क्या इसका मतलब ये है क्या? नहीं, गलत है। इसका अर्थ है कि प्रोसेसर प्रति सेकंड लगभग 3.5 अरब या 3.5 मिलियन क्लॉक साइकिल निष्पादित कर सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कहीं भी अगर क्लॉक स्पीड 3.5 लिखा गीगाहर्ट्ज़ लिखा तो आप इसका मतलब यही समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, क्लॉक स्पीड को किस में मापते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोसेसर के जो क्लॉक स्पीड होता है उसको गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अच्छा यहाँ देख लेते हैं कि अधिक क्लॉक स्पीड का अर्थ हमेशा अधिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्योंकि कैसे, कोर और आर्किटेक्चर आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये आप सब दिमाग में मत रखना कि अधिक क्लॉक स्पीड रहेगा तो इसका मतलब जो परफॉर्मेंस होता है अधिक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि किसी आधुनिक प्रोसेसर में पाइपलाइन
तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सब नया नाम जाने होंगे, पाइपलाइन तकनीकी। तो पाइपलाइन तकनीकी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि प्रोसेसर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, क्या पाइपलाइन तकनीकी का यूज़ किया जाता है? नहीं। हार्ड डिस्क की गति को बढ़ाना, क्या पाइपलाइन तकनीकी का उद्देश्य? नहीं। किसी एक इंस्ट्रक्शन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा किए बिना अनेक इंस्ट्रक्शन के विभिन्न चरणों को समांतर रूप से एग्जीक्यूट करके प्रोसेसर की कार्यक्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? पाइपलाइन तकनीकी का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पाइपलाइन तकनीकी, एजिंग, पेजिंग, पाइपलाइन तकनीकी, ये सब पूछा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी। देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में सामान्यतः 5 चरण होते हैं। तो पाइपलाइन तकनीकी में कितने चरण होते हैं? 5। एक होता है इफ, एक होता है आईडी, एक होता है एक्स, एक होता है मेम, एक होता है डब्ल्यूबी। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक। ठीक है, तो पाइपलाइन का लाभ यह है कि एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के दौरान दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो सकती है, जिससे सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जनरेशन से क्वेश्चन है, आप सबका ये रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, बिल्कुल बात सही है, जिसके माध्यम से इसका आकार बहुत बड़ा था। एक रूम कितना बड़ा? एक कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब लगे थे तो अधिक इसमें विद्युत लगती थी। ठीक है, और जिसके माध्यम से हीट भी ज़्यादा होते थे और बहुत महंगा भी था। ठीक है, ये सब पॉइंट प्रथम पीढ़ी से संबंधित आप सब याद कर लीजिए। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, बिल्कुल बात सही है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का उपयोग हुआ था, बिल्कुल बात सही, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सस्ता भी हो गया। और चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है, तो आप सबको उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खुद ऑप्शन में लिखा है सभी चारों सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ आप सबको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी से। कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में वायरस, वार्म, ट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन सब के बारे में ऊपर आज भी आप सबको बताए हैं, तो ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। कह रहा कि वायरस सामान्यतः किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है तथा यूजर एक्शन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है। अभी तो ऊपर बताए थे कि वायरस को फैलने के लिए फाइल हो, है ना, जब यूजर एक्टिव होता है, कोई फाइल खोलता है तो तुरंत वायरस उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। वर्म बिना किसी होस्ट फाइल के स्वयं नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है, ये भी बात सही है। ट्रोजन स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु इंस्टॉल होने के बाद हानिकारक गतिविधियां करता है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर भी तीनों सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है और आप सबको याद भी हो गया होगा क्योंकि कई बार इसको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर को बार बार मेमोरी से ऑपरेंड प्राप्त करने पड़ते हैं, इस कारण प्रोसेसर की गति प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में सीपीयू के भीतर स्थित वे अत्यधिक उच्च गति वाले स्टोरेज लोकेशंस जिनका उपयोग इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा, मेमोरी एड्रेस तथा इंटरमीडिएट रिजल्ट को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसका आसान देखिए कुछ पॉइंट से आप सब निकाल सकते हैं। अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो अस्थायी रूप से तो रोम तो परमानेंट होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करता? और देखिए तो डी आपका ऑप्शन ऐसे हट गया। ठीक है, और
दौरान डेटा मेमोरी एड्रेस द इंटरमीडिएट रिजल्ट को अस्थायी रूप से रोक। तो किसके बारे में कहा गया? कैशे मेमोरी। और आप सब जानते हैं कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होता है, ठीक है। तो सॉरी एक किसके बारे में कहा गया? रजिस्टर मेमोरी के बारे में कहा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अत्यधिक उच्च गति, तो कैशे से ज़्यादा हाई स्पीड कौन होता है? रजिस्टर का होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो कह सकते हैं, ठीक है उसको। आगे देखिए क्या है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी है। अभी आप सबको ऊपर भी बताए थे सबसे तेज रजिस्टर ही होता है। इनका उपयोग डेटा एड्रेस इंस्ट्रक्शन तथा प्रोसेसिंग के दौरान मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और प्रमुख रजिस्टर हैं, कौन कौन से रजिस्टर हैं? देखिए प्रोग्राम काउंटर, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है, ठीक है। और क्या कौन सा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको EMAR का पूरा नाम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR या MBR, ACC का मतलब एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का क्या? रजिस्टर। ये रजिस्टर के टाइप हैं, आप सब याद कर लीजिए कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि MS एक्सेल में यदि किसी फार्मूला द्वारा किसी सेल का रेफरेंस खोजा जा रहा है परंतु वह रेफरेंस उपलब्ध ना होने के कारण एरर एक प्रकार से देता है, ठीक है। मान लेते कोई खोजा गया फार्मूला के द्वारा और इस टाइप का एरर शो कर रहा है और उपयोगकर्ता चाहता कि एरर के स्थान पर नॉट डेटा फाउंड लिखा हुआ दिखाई दे, तो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। अब जैसे आप सब कभी कभी एक्सेल में काम करते हैं, जब आप सब कोई खोजते हैं फार्मूला के माध्यम से तो NA ऐसे आ जाए, लेकिन अगर आप चाहें कि ए ना प्रदर्शित करें, सीधे सीधे लिख दें डेटा नॉट फाउंड, तो कौन सा फंक्शन आप सब के लिए ज़्यादा क्या होगा? सूटेबल होगा? तो इफ़, काउंट इफ़ एरर, सम इफ। तो एरर वाला कंडीशन है तो कंडीशन बेस एरर लगाएंगे, तो कौन सा होगा? C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है एक्सप्लेन में, इफ एरर किसी भी फार्मूला द्वारा उत्पन्न एरर को हैंडल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप सबको बता दें वर्चुअल मेमोरी क्वेश्चन आप सबके पेपर में पूछा जा चुका है। PYQ अगर आप सब सॉल्व करते होंगे तो आप सबको मिलेगा सवाल, ठीक है। अच्छा, इस सेशन आप सबको करने से देखिए आप सबको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखिए वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क हो चाहे SSD हो के एक भाग का उपयोग है, मेन मेमोरी के विस्तार के रूप में काम करती है। बिल्कुल बात सही है। आज सबको वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता दें। मान लेते रैम हो गया, ठीक है। मान लेते रैम एकदम फुल हो गया, ठीक है। जब रैम फुल हो जाएगा तो अपना डाटा कहीं ना कहीं रखेगा। इसको मान लेते हैं रैम जब फुल होगा, कोई चीज़ आप लोड करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा चीज़, तो कैसे लोड होगा? जो आप सबका सेकेंडरी मेमोरी ना उसी का कुछ हिस्सा यूज करने लगता है। अब ये जो इतना सारा चीज़ यूज हो रहा है ना, अब ये रैम का हिस्सा है टेम्परेरी रूप से। यही चीज़ क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, वास्तविक रूप से वर्चुअल मेमोरी किसका हिस्सा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज का, ठीक है। आगे देखिए क्या, तो पहला तो सही है, कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य रैम की कमी होने पर बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सहायता प्राप्त करना। ये भी बात सही है, जब रैम की कमी आएगा तभी तो दूसरे वाले का हिस्सा लेगा। वर्चुअल मेमोरी की गति सामान्य रैम से अधिक होती है। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी की गति सामान्य रैम से अधिक होती है, क्या बात सही है? आप सब बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे, तो वैसे भी सबसे तेज़ रैम ही होता है ना, उसके बाद तो सेकेंडरी आएगा, तो ये वाला तीसरा गलत होगा। तो वर्चुअल मेमोरी की गति रैम से अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे आप पढ़ेंगे ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर आप सबको आसान कोई ना कोई क्वेश्चन दिख रहा होगा,
ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन तो आसान दिख रहा होगा बट कन्फ्यूजन तो ज़्यादा होगा, ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग कहाँ होता है, फेस रिकग्नाइजेशन में होता है, बिल्कुल बात सही है। मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ऑटोनोमस या कह सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, ठीक है। कार नहीं व्हीकल कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब सही है। तो इन सब क्षेत्रों में एआई या कह सकते हैं मशीन लर्निंग या कह सकते हैं डीप लर्निंग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एआई के प्रमुख एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। फेस रिकग्नाइज, जैसे आप सब फ़ोटो खींचते हैं ना, अपने चेहरे का फेस लगाते हैं। चैटबॉट हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ सब आप सब कर सकते हैं, इसका यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा उसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर का सही मिलान दर्शाता है। मतलब सही पोर्ट नंबर सबको याद हो गया होगा। HTTP का 80 बिल्कुल बात सही है। HTTPS का 443, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 21, SMTP का 25, ये तो सही है। POP का 110 सही है। IMAP का 143, DNS का 53, SSH का 22, ठीक है। सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। टेलनेट का 23, H डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका 2 होता है, 67 और 68। और SNMP का 161 और LDAP का 389। यहाँ पर सब सही है, तो D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पोर्ट नंबर, फिर आप सबका रिवीजन हो जाएगा। HTTP का 80, HTTPS का 443, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 21, सिक्योर सेल का 22, टेलनेट का 23, SMTP का 25, DNS का 53, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का 67, 68, ठीक है। और POP3 का 110, IMAP का 143, SNMP का 161 और LDAP का 389।